हेलो स्टूडेंट्स। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने उत्तर भारत में पैदा की जाने वाली नई नकद फसलों के बारे में पढ़ा। इस पार्ट 3 में हम दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में जो नई नकद फसलें उगाई गई उनके बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत की मुख्य फसलों में हम कॉफ़ी तथा चाय के लिए बताएंगे। कॉफ़ी भारत में 17वीं सदी में मूर व्यापारियों के द्वारा भारत में लाई गई थी और इसकी खेती दक्षिण भारत के ही कुछ हिस्सों में प्रारंभ की गई थी। यूरोपियन के द्वारा इसकी खेती शुरू होने पर इसका महत्व एक वाणिज्यिक फसल के रूप में सामने आया था। पहला कॉफ़ी बागान 1840 में लगाया गया था, पर 1860 ईस्वी में जाकर के, यानी कि 20 साल तक में जाकर के यह फल फूल पाया था। जबकि अन्य देशों में कॉफ़ी की पैदावार इस समय घट रही थी, परंतु भारत में कॉफ़ी अब 1860 में जाकर के स्थापित व्यापार के रूप में हो पाई थी। मैसूर का अगर हम गैजेटियर देखें तो उसमें कडूर ज़िले में इस उद्योग के प्रसार के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1860 में चाय के बागान इस तेज़ी से बढ़े कि यूरोपियन बागान मालिकों ने दक्षिण पश्चिमी शिमोगा प्रदेश है, शिमोगा से सुदूर दक्षिण में मंजराबाद तक तथा कुर्ग और वायनाड, ये प्रेजेंट उसमें है, केरला में है वायनाड, और कुर्ग आपके कर्नाटक में पड़ता है। तो कुर्ग और वायनाड के आगे तक के क्षेत्र में इन बागानों का प्रसार किया गया था। प्रथम दशक में कॉफ़ी का निर्यात 10 गुना आगे बढ़ा था और 1829 तक इस तेज़ी से लगातार ही बढ़ता रहा था। 1875 ईस्वी के बाद कॉफ़ी बागानों में बोरर नामक एक बीमारी हो गई थी, जिससे धीरे धीरे इसमें गिरावट आई थी। इस प्रकार दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफ़ी दोनों का उत्पादन बहुत ही तेज़ी से हुआ था। इन बागानों में कार्य करने के लिए मज़दूर दक्षिण भारत से ही और आसपास के ज़िलों से ही मंगाए गए थे। शुरू में ये खेतीहर मज़दूर थे और फसल पर कार्य समाप्त होने पर ये अतिरिक्त आय के लिए इन बागानों में कार्य करने के लिए आ जाया करते थे, जबकि वे बाकी समय अपने ही खेतों में कार्य करते थे। कॉफ़ी बागानों के मज़दूरों की स्थिति चाय बागान पर काम कर रहे मज़दूरों से बेहतर थी। चाय बागान में तो फिर भी उनको बंधुआ मज़दूर की तरह यूज़ में लिया गया था, परंतु कॉफ़ी बागानों में मज़दूरों की स्थिति अच्छी थी और बाद में ये मज़दूर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर बागान सरदार जो होते थे, मालिक जो होते थे, उनके द्वारा अपने गांव से बागान की मालिक अगर आज्ञा देते थे तो वे अपने गांव से ही इन मज़दूरों को ला करके और मज़दूरी पर लगा दिया करते थे। इस प्रकार से कॉफ़ी के बागान जो थे उन पर हमारे को काफ़ी बड़ी मात्रा में पैदावार का उल्लेख और बड़े क्षेत्र में कॉफ़ी के जो खेत स्थापित किए गए, बागान स्थापित किए गए, उसकी चर्चा मिलती है। दक्षिण भारत का नकद फसल के रूप में एक और उसका उत्पादन का उल्लेख हमें मिलता है, वह है काली मिर्च। इसका उत्पादन मुख्य रूप से मलाबार और केनरा प्रदेश में होता था। इसके निर्यात में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा सहनी पड़ती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डच लोग भारत में पहले आए थे और उन्होंने दक्षिण में मलाबार कोस्ट पर अपने को स्थापित कर लिया था।
इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस बागान पर अपनी काली मिर्ची पर अपनी सुपीरियॉरिटी स्थापित करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से वस्त्रों की आवश्यकता जो उनको अभी नज़र आ रही थी उसके निर्यात को तो कम कर दिया और उन्होंने काली मिर्ची के उत्पादन और काली मिर्ची के निर्यात पर ज़्यादा जोर दिया था। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वे मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार कर रहे थे जो कि बंगाल से हुआ करता था, परंतु अब उन्होंने डच से जब प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई तो उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति जब उन्होंने स्थापित कर ली तो उस राजनीतिक शक्ति का उपयोग अब उन्होंने काली मिर्च के उत्पादकों को कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए बाध्य करके अपना लाभ कमाया था। 1793 से 1815 के बीच यूरोप में जो युद्ध चल रहे थे उसके कारण भारत से काली मिर्च का निर्यात बहुत कम हो पाया था और इसके मूल्य में भी काफ़ी कमी आ गई थी। 1830 में कंपनी ने निराश होकर इसका व्यापार जो था अंग्रेज व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यापार पर से अपना अधिकार जो सर्वे सर्वा अपने हाथ में ले रखा था वह त्याग करके प्राइवेट व्यापारियों के हाथों में दे दिया था। तीसरा जो इस समय मुख्य उत्पादन दक्षिण भारत में भी, पश्चिमी भारत, दक्षिण तो नहीं कहेंगे हम, पश्चिमी भारत में जो मुख्य रूप से हो रहा था वह था गन्ना और गन्ने की खेती। गन्ना गुजरात और महाराष्ट्र इन दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से पैदा होता था और जब महाराष्ट्र और गुजरात पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया तब उन्होंने यहाँ पे भी 1818 में जो संधि हुई उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने पश्चिमी भारत में यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में गन्ने की खेती पर गन्ने को वाणिज्यिक फसल के रूप में उत्पादन करने पर उनको जोर दिया और प्रोत्साहित किया। यह इसलिए किया गया क्योंकि गन्ना शक्कर बनाने के कार्य में आता था और गन्ने की पैदावार जितनी अधिक होगी उतना ही फ़ायदा उनको शक्कर के निर्यात पर मिलेगा। इस गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई रेलवे लाइनों को भी डालना प्रारंभ किया था और ये रेलवे लाइनें वहीं डाली गई थीं जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से वाणिज्यिक फसलों की पैदावार हो रही थी ताकि वे निर्यात में वृद्धि कर सकें। दूसरा हम ये देखते हैं कि गन्ने की खेती जो है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसमें पानी ज़्यादा डलता है, तो इसीलिए दक्षिण के नीरा और मूथा के सिंचित क्षेत्रों में गन्ने की खेती करवाई गई थी। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी खेती करवाई थी। दूसरा, आवागमन की सुविधा चूँकि अब बढ़ गई थी इसलिए गन्ने का व्यापार जितने भी इंटीरियर में भी अगर उगाया गया तो वह आसानी से निर्यात के लिए बड़ी जगह पे जाकर के इकट्ठा किया जाता था। तो इस आवागमन की सुविधा जो कि पहले नहीं थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पहले उत्पादन क्षेत्र गन्ने का सिर्फ 21,000 एकड़ क्षेत्र में ही था। 18वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि यह 40,000 एकड़ क्षेत्र में हो गया था। गन्ने के उत्पादन के फलस्वरूप अब शक्कर का निर्यात फ्रांस, नीदरलैंड, यूरोप के कई देशों में बढ़ गया था। जो गन्ने की शक्कर का निर्यात जो कि बढ़ गया था
उसके कारण से गन्ने की खेती हम भारत में कम पड़ने लग गई थी। इसके लिए अंग्रेज़ों ने गन्ने की खेती की कमी को पूरा करने के लिए मॉरिशस और वेस्ट इंडीज़ में भी भारत के गन्नों का फसल लगाई थी, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने बहुत सारी पूंजी का उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था। परंतु बाद में यह देखने में आया कि वहाँ पर इतनी सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त नहीं हुई थी। मॉरिशस में तो फिर भी हुई है, फिजी में हुई है, वेस्ट इंडीज़ में इतनी नहीं हो पाई थी, और उस समय नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि भारत के गन्ने की मांग जो थी और भारत की जो शक्कर की मांग थी वह फिर बढ़ने लग गई थी। चौथी फसल की हम बात करें, इस समय कपास की फसल मुख्य थी। कपास भी पश्चिमी भारत में ही मुख्य रूप से होता था, और कपास नई खेती नहीं थी। भारत में बहुत सालों से यह खेती होती जा रही थी, परंतु भारत में भारत से कपास का निर्यात नहीं किया गया था। निर्यात अंग्रेज़ों ने ही भारत में आकर के प्रारंभ किया था। इससे पूर्व हमारे यहाँ कपास, भारत में जो कपास होता था, जो सूत तैयार किया जाता था, उससे कपड़े ज़रूर बनाए जाते थे, और ये कपड़े विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत की मलमल पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पे, और छीट के कपड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो हम देखते हैं कि कपड़ों के निर्यात के लिए तो भारत काफ़ी प्रसिद्ध था, परंतु इन वस्त्र उद्योग की जो बेसिक चीज़ थी जिससे यह होता था, कपास का निर्यात भारत ने अभी तक नहीं सोचा था। पर कंपनी ने अपने इंग्लैंड के उद्योग धंधों को, यानी कि इंग्लैंड में भी जो मैनचेस्टर में जो कपड़े का उद्योग उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के कपड़े उद्योगों को तो हानि पहुंचाई, मगर कपास के निर्यात को वे लगातार बढ़ाते ही गए थे, क्योंकि कच्चा माल कपास था जो उनको इंग्लैंड में, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और फिर उन्होंने उसको भारत से ले जा कर के रेडीमेड कपड़ा तैयार करके और फिर उसको वापस से भारत में आकर के बेचा था। तो यह कपास का निर्यात हम देखते हैं कि लगातार बढ़ता ही चला गया था। यह कपास का निर्यात न केवल इंग्लैंड को ही होता था, वरन ये लोग ब्रिटिश जो थे वे चीन में भी इसका निर्यात करते थे। परंतु जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो इंग्लैंड से वहाँ पर निर्यात किया जाना बंद हो गया। अब लंकाशायर यानी कि इंग्लैंड की ही एक जगह है इंग्लैंड में, लंकाशायर में, जहाँ की मशीन, जिसको कि औद्योगिक केंद्र कहा जाता है, वहाँ की मशीनों पर अब सूत बनना या कपड़ा बुनना अब बिल्कुल बंद हो गया था। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि लंकाशायर में कपास का अकाल हो गया। ऐसे समय में अंग्रेजी वस्त्र निर्माता भारत की ओर पुनः ही मुड़े कि किसी भी तरह से भारत में कपास की खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, निज़ाम का जो बरार क्षेत्र था वहाँ, और मद्रास के प्रदेशों में, जहाँ काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो जहाँ जहाँ ये काली मिट्टी उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने वहाँ पर कपास की खेती को प्रोत्साहित किया। इसके लिए अब सरकार ने बम्बई और मध्य प्रांत में उन्होंने कपास कमिश्नर तक नियुक्त करने प्रारंभ करे, जिसके द्वारा वे खेती के कार्य पर अपनी निगाह बनाए रखते थे। इसके लिए उन्होंने सड़क का और रेल का निर्माण भी प्रारंभ किया,
किसानों को बेहतर बीज देने प्रारंभ किए और बीजों का वितरण तेज़ी से करा ताकि अच्छी कपास का उत्पादन कर सकें। 1840 में इस व्यापार को बढ़ाने के लिए आगरा से लेकर के बम्बई तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में भी मोर घाट से पूना तक, 1845 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सड़कों का निर्माण फटाफट प्रारंभ किया गया। 1836 में मुंबई की जो सरकार थी उसने कपास की खेती को बढ़ाने के लिए जो कपास की खेती करने वाले कृषक थे उनको भू राजस्व में रियायत देने का भी घोषणा कर दी थी। परंतु 1838 में यह घोषणा 1836 में यह घोषणा की गई थी और 1838 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और यह रियायत उनसे वापस ले ली गई थी। 1846 में अमेरिका में कपास की फसल न होने के कारण ब्रिटेन के पास अब इसके स्रोत की अनिश्चितता हो गई थी, इसलिए उन्होंने भारत को एक विकल्प के रूप में तैयार किया था और भारत में एक जितने भी उपजाऊ काली मिट्टी के प्रदेश उनको मिले थे उन्होंने वहाँ पर कपास का उत्पादन प्रारंभ करवाया था। बंगाल में ज़रूर ये नहीं कर पाए थे। बंगाल के अलावा जितने भी प्रदेश थे लगभग समस्त भारत में उन्होंने कपास की खेती करवानी प्रारंभ करी थी और इस मौके का फ़ायदा कृषकों ने भी अतिरिक्त लाभ लेकर उठाया था और इससे हम देखते हैं कि कपास के दाम जो थे वे अचानक से ही बढ़ गए थे। कच्चे कपास के क्षेत्र में हम देखते हैं कि 1852 में जहां कपास का दाम 2 से 7 आना प्रति पाउंड था, वह 1866 में बढ़ करके 6 आना और 2 पैसे हो गया था। जो 2 पैसे 7 आना था, 2 आना और 7 पैसे था, वह बढ़ करके अब 6 आना और 2 पैसे हो गया था 1866 में। इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भारत से जो आयात किया गया कपास जो आयात किया गया था वह 1859 में हम देखते हैं कि 5,09,695 प्रति गठरी था। मतलब इतनी गठरियाँ यहाँ से ब्रिटेन में भारत से आयातित की गई थी, कच्चे कपास की गठरियाँ। वह 1859 में से बढ़कर 1865 में 1,02,66,513 गठरियाँ हो गई थी। यानी कि इस तेज़ी से कपास जो है वह भारत से इंग्लैंड में भारत से आयातित की गई थी। इस प्रकार जब कपास के दाम बढ़ने लग गए तो कृषकों को भी कपास की खेती करने का लालच आया और यह रिपोर्ट मिलती है कि दक्कन रायट कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट के अनुसार मद्रास में बेलारी ज़िले के ही रैयतों ने अमरीकी गृह युद्ध के 3 वर्षों के अंतर्गत कपास को बेच करके 1.5 मिलियन स्टर्लिंग बनाए थे। यानी इतना अतिरिक्त लाभ उन्होंने लिया था। बम्बई प्रेसिडेंसी में भी हम देखते हैं कि कपास के दाम बढ़ने से वहाँ पर भी काफ़ी समृद्धि आ गई थी। हालांकि 5 वर्षों तक लगातार वहाँ पे कम वर्षा हुई थी जिससे कृषकों ने काफ़ी उससे भुगता था, परंतु कपास के दाम जो थे वे असामान्य रूप से वृद्धि होने के फलस्वरूप उनको अपनी कम फसल में भी पूरे दाम मिल गए थे जो कि उनको एक अच्छे मौसम की फसल में मिलते। इस प्रकार उन्होंने
लाभ पूरा प्राप्त कर लिया था। कार्नाक की रिपोर्ट के अनुसार बरार में तो 27% भूमि पर सिर्फ कपास का ही उत्पादन हो रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का वाणिज्यकरण तो हुआ, उसके किसानों के जीवन पर बुरा असर हुआ, क्योंकि अब उसे जो भारतीय कृषक थे उन्हें विश्व की मंडी के लिए फसल को उगाना पड़ता था, इसलिए वह व्यापार की निरंतर बदलती हुई जो गतिविधियां थी उसका शिकार बहुत आसानी से होता गया था। अब उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों से होड़ करनी पड़ रही थी, जबकि वह खुद भूखे बैलों से और पुराने ज़माने के जो बाबा आदम के ज़माने के जो हल थे उन्हीं से ही अपना खेत जोतता था। जबकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। वाणिज्यकरण के कारण किसान धीरे धीरे मध्यस्थ व्यापारियों पर आश्रित होते चले गए थे और इन व्यापारियों ने किसानों की गरीबी का पूरा फ़ायदा उठाया था। महाराष्ट्र में इन मध्यस्थ व्यापारियों को बनी कहा जाता था। ये लोग नागपुर और बम्बई के दलालों की ओर से रुई का चालान करने के लिए उत्साहित रहते थे और जिससे कि वे उन्नत बीज प्राप्त कर सकें, और इसको उन्नत बीज से वे रुई की खेती जो है वह अच्छी होएगी और जिससे वह किसानों को पेशगी पर पैसे भी दे देते थे और किसानों को भी इससे मिल जाते थे। सो आगामी फसल जब होती थी तब ये बनी था वह अपने पैसे वसूल कर लेता था। इस प्रकार किसान जो थे वे हमेशा अपने स्वयं की संचित निधि से तो हमेशा ही कम संचित निधि से हमेशा ही महरूम रहे थे, उनके पास हमेशा ही पैसे की कमी रही थी। अतएव हम देखते हैं कि सरकारी लगान और महाजनों की सूद के कारण, क्योंकि उनको उसका भुगतान करना पड़ता था, उसे फसल के वक्त ही अपनी उपज का अधिकांश भाग जो था वह मध्यस्थों को बेचना पड़ता था और उसके लाभ का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वह मध्यस्थ स्वयं ही ले लेते थे। मद्रास में लगान वृद्धि के बाद बंद करवाए गए लगान जब ये वृद्धि की गई थी, जब रैयतवाड़ी व्यवस्था वहाँ पे लागू की गई थी, उसके बाद जब सर्वेक्षण करवाया गया था तो यह सामने आया था कि छोटे किसानों के द्वारा ऋण से संबंधित विशेष रूप से उनको सामंतों के जो कर देने पड़ते थे, लगान की अदायगी करनी पड़ती थी, साहूकारों और भूस्वामियों के साथ में उनको जो लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी होती थे उनके खर्च को उनका खर्च करना पड़ता था। तो इस तरह से उनको कई प्रकार से अपने पैसे जो थे वह देने पड़ते थे और इन पैसों के फलस्वरूप उनके पास में स्वयं के पास में धन कम बचता था, जिसका अंततः परिणाम ये हुआ कि वे धीरे धीरे ऋणग्रस्तता में जकड़ते गए थे। थैंक यू।